हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है व्यूम, जिसे आप हुम बोलते हो ना, हुम। देखो, हुम टॉपिक होने वाला है। क्या होने वाला है? हुम। देखो, सबसे पहले अपन बात कर लें, जब अपन WH वर्ड देख रहे थे तो इसके जो एक तो क्वेश्चन के रूप में इसका मीन देखा था और एक कंजंक्शन के रूप में। तो देखो, क्वेश्चन के रूप में मैं आपसे पूछूं तो यानी कि किसे और किसको, ये तो किसके रूप में होता है? क्वेश्चन के रूप में होता है। क्वेश्चन के रूप में होता है जब ये होम WH वर्ड यानी कि कंजंक्शन के रूप में होता है तो इसका अर्थ होता है वहां पर जिसे या जिसको। क्या होता है? जिसे या जिसको। अब देखो, जो होम होता है इसकी प्रकृति हमेशा हमेशा क्या होती है? ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस में ये क्या काम आता है? हमेशा ऑब्जेक्टिव हमेशा, यानी कि हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे अपन ने पढ़ा हूँ के बारे में, हूँ हमेशा क्या रहता है? सब्जेक्टिव रहता है। हूँ हमेशा क्या रहता है? सब्जेक्टिव। तो इसकी होम की प्रकृति आपसे पूछी जाए तो इसकी प्रकृति कौन सी हो गई? ऑब्जेक्टिव। और जो ये यूज होगा यानी कि जो इसका आंसर होगा वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? पर्सन होगा। क्या होगा? हमेशा और हमेशा, यानी कि व्यक्ति से यहाँ संबंध मेल और पुरुष से है। किससे है? मेल हो या फीमेल, दोनों से है। मेल या फीमेल दोनों से है। और होम सिंगुलर के साथ भी यूज हो सकता है और प्लूरल के साथ भी यूज हो सकता है। और आपने देख लिया भाई, ये क्वेश्चन के रूप में है ये, जबकि ये किसके रूप में है? कंजंक्शन के रूप में है। अपन को ये बात ध्यान में रहनी चाहिए, आपके दिमाग में हमेशा जहन में रहनी चाहिए कि कोई भी WH वर्ड दो तरह से यूज हो सकता है, एक तो क्वेश्चन के रूप में, एक कंजंक्शन के रूप में। अब देखो, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो इसका फॉर्मेट रहता है वो देखो और कुछ नहीं होता, आपको याद करने की जरूरत ना है। देखो, मैं भी बताऊंगा। हूम देखो, अपन अगर क्वेश्चन देखो हूम का उपयोग पढ़ेंगे अपन एज ए क्वेश्चन। ये देखो हूम का उपयोग है, ये फॉर्मेट किसके हिसाब से? हूम एज ए क्वेश्चन। देखो, हूम होगा तो इसके बाद में हमेशा और हमेशा क्या रहेगी? हेल्पिंग वर्ब रहेगी। और ये क्यों रहेगी उसका भी मैं अभी रीजन बता देता हूं। फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगी मैन वर्ब और फिर एटेसरा। अब देखो, समझने की कोशिश करना, यहां पर समझने की कोशिश करना। देखो, यानी कि ऐसे कुछ वाक्य या ऐसे शब्द जिनसे कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता लेकिन फिर भी जबरदस्ती करवाया जाता है, उस स्थिति में अपन किसका उपयोग करते हैं? उस वाक्य की संतुष्टि के लिए अपन हेल्पिंग वर्ब का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और ये नियम किस में चलता है? इन्वर्जन तो आपने सुना होगा, शब्दों का उल्टा क्रम। इन्वर्जन शब्दों का उल्टा क्रम। तो देखो, ये सबसे पहले अपन को देखो देखो आपने पढ़ा है कि सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। देखो, नॉर्मल सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मैन वर्ब, फिर क्या होती है? ऑब्जेक्ट होता है। यही होता है ना सारा क्रम। फिर कॉम्प्लीमेंट वगैरह, एडवर्ब वगैरह, ये सारा उधर आता है। फिर देखो, अब यहाँ पर ये होम क्या है? होम की प्रकृति कैसी है? होम की प्रकृति है ऑब्जेक्टिव। होम की प्रकृति कैसी होगी? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव हो गई इसी रूप में, यानी कि इसको संतुष्ट करने के लिए देखो, ऑब्जेक्ट यानी कि होम सेंटेंस शुरू नहीं कर सकता, तो ये सेंटेंस शुरू नहीं कर सकता, तो इस सेंटेंस को संतुलित बनाए रखने के लिए अपन को इसको क्या करना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब देनी पड़ती है। और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपन सब्जेक्ट यूज करके फिर मैन वर्ब लगाकर इसको पूरा कर देते हैं। और ये नियम क्या कहलाता है? इन्वर्जन का नियम कहलाता है। तो देखो, लिखने कोशिश करना, देखो नोट से साथ में बनाते चलना। जो शब्द वाक्य शुरू नहीं कर सकते, देखो कभी भी ऑब्जेक्ट वाक्य शुरू नहीं करता है। अगर वो करता है
अगर वो उससे अपन किसी सेंटेंस को प्रारंभ करवा लेते हैं तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिससे वो संतुष्ट हो सके। फिर भी उनसे वाक्य शुरू किया जाता है तो उसके तुरंत बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तथा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमेशा सब्जेक्ट यूज होता है। हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट यूज होता है। और यही सारा नियम क्या कहलाता है? इन्वर्जन शब्दों का उल्टा क्रम। क्या कहलाता है? शब्दों का उल्टा क्रम। देखो अब अपन एक इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसी का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या मतलब आप किसे पढ़ाते हो? आप इसे पढ़ाते हो, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखो अगर अपन को इसकी हिंदी मतलब इंग्लिश बनानी है तो समझने की कोशिश करना। देखो अपन बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से समझने की कोशिश करना। देखो आप यानी यू या तुम या आप, तो ये इसका आपकी इंग्लिश क्या हो गई? यू हो गई। फिर अपन बात करते हैं किसे अपन देख ही रहे हैं, हुम क्या हो गया? हुम। और फिर पढ़ाते हो क्या हो रहा है? पढ़ाते हो। तो ये पढ़ाते हो मतलब टीचर्स क्या हो गया? टीचर्स। और क्वेश्चन का क्वेश्चन वाचक। लेकिन यहाँ पर देखने की बात, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यू होम टीचर्स कोई सेंटेंस है? सेंटेंस नहीं है ये। क्या है ये? सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तो इसका सही रूप कैसे बनाएं अपन? तो आपको देखो ऐसे सेंटेंसों की, देखो जब आप बेसिक से कर रहे हो या आपको कुछ नहीं आता, जीरो लेवल पे हो, तो आपको ऐसा ही करना है। यानी कि जो शब्द दिया गया है पहले उसके पास में या उसके नीचे आप उसका इंग्लिश वर्ड लिख लीजिए, इंग्लिश मीनिंग लिख लीजिए। फिर उसको जो वाक्य का क्रम है उसके अनुसार सेट करने की कोशिश करनी। तो देखो जैसे अपन करते हैं, जैसे अपना सेंटेंस चल रहा था किसे। अब अपन देखते हैं कि जब WH वर्ड क्वेश्चन होता है, WH वर्ड जब क्वेश्चन होता है तो WH वर्ड का जो मेन होता है वो प्रश्न बनाते समय हिंदी में बीच में रहता है। आपने सुना है? तो देखो, और हिंदी में जब अपन वो इंग्लिश में जब अपन कन्वर्ट करते हैं तो उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो देखो अपन हुम को सबसे पहले लिखेंगे। अब देखो हुम क्या है? सेंटेंस शुरुआत नहीं कर सकता। हुम क्या है? सेंटेंस शुरुआत नहीं कर सकता। तो इसको शुरुआत नहीं कर सकता तो इस सेंटेंस को अपन संतुलित बनाए रखने के लिए ऐसा क्या करें कि ये सेंटेंस संतुलित हो जाए। तो इसके बाद में अपन बात करेंगे, इसमें टीचेज आ रहा है। अब इसके बाद में यानी कि इसको संतुलित बनाए रखने के लिए अपन को क्या रखनी पड़ेगी? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? HV हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर देखने योग्य बात यह है कि यहाँ पर तो कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही नहीं है। ऊपर वाले सेंटेंस में अपन ने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी। तो देखो अपन को ये दिख रहा होगा फर्स्ट वर्ब प्लस SES, फर्स्ट वर्ब प्लस S या ES। अगर देखो आपको कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई होती है तो आवश्यकता अनुसार अपन क्या करते हैं? आवश्यकता अनुसार अपन डू, डज या डिड से बना लेते हैं। डू, डज या डिड से बनाते हैं। अब देखो इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट कौन सा हुआ? अब देखो अपन डू का प्रयोग तो अपन IVU दे के साथ करते हैं, IVU दे के साथ करते हैं। जबकि डच का प्रयोग ही, शी, इट एक वचन कर्ता के साथ करते हैं। जबकि डिड का प्रयोग चाहे सिंगुलर करता हो चाहे प्लूरल करता हो, इन दोनों के साथ में ही करते हैं। तो देखो इस में हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है। और ये टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस तो उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज लेंगे अपन। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? उसकी हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज। अब लेकिन इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट क्या है? इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट यू है। तो यू के साथ में हमेशा क्या आता है? आप भी जानते हो,
डू आता है, तो यहाँ पर डू को लिखिए, डिड को काट दीजिए। देखो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ये सब। तो यहाँ पर डू आएगा। फिर अपन बात कर लें, जैसे ये अब देखने की बात है, यानी कि यू इसके बाद में मैन वर्ब लगानी है, तो मैन वर्ब की हमेशा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या डू या डज है, इसके बाद में हमेशा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैन वर्ब टीच। तो देखो ऐसे अपन ने पूरा सेंटेंस बना लिया। अब देखो अपन बात करते हैं, एक सेंटेंस आपको और दे रहा हूं मैं, तो देखो मैं उसको और समझा देता हूं बारीकी से। देखो समझने की कोशिश करना। देखो वह किसे पढ़ाती है, वह किसे पढ़ाती है। अब देखो वही सारा पूरा नियम फिर बाद में करेंगे अपन इन्वर्जन। देखो ये तो हुआ इन्वर्जन रूप, ये बिल्कुल ऐसे कैसे। अब देखो वह किसे पढ़ाती है, यानी कि लड़की के लिए बात कर रहे हैं, तो लड़की के लिए बात हो गई शी। किसे पढ़ाती है, किसे की इंग्लिश हो गई व्यू, पढ़ाती है तो ये टीचेज। क्या हो गया? टीचेज। वही नियम, वही इन्वर्जन वाला रूल। सबसे पहले व्यूम स्टार्ट नहीं कर सकता तो फिर अपन व्यूम को लिख सकते हैं, होम को लिख दिए, स्टार्ट नहीं कर सकता था तो अपन हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। और अपन ने देखा कि ही शी इट के साथ में क्या आता है? डज आता है। क्या आता है? डज आता है। तो डज लिख दिए, सब्जेक्ट के स्थान पर अपन सब्जेक्ट लिख दिए। फिर अपन बात करते हैं जो इसकी हेल्पिंग मतलब वो मैन वर्ब है उसको अपन लिख दिए, और वो टीच है ना, टीच लिख दिए, और फिर क्वेश्चन मार्क लिख दिए। क्या लिख दिया अपन? क्वेश्चन मार्क। देखो एक सेंटेंस और ले लेते हैं, उसने किसको पढ़ाया। देखो उसने किसको पढ़ाया, देखो इधर ले लेते हैं। देखो उसने किसको पढ़ाया, देखो उसने किसको पढ़ाया। अब देखो उसने की मीनिंग होती है ही या वह या उसने। फिर अपन बात करते हैं हुम की मतलब क्या होगा, मतलब किसको का मीन हो गया हुम। फिर अपन बात करते हैं पढ़ाया, पढ़ाया आ की ध्वनि आए, आई ई ए की ध्वनि आए, अर्थात कौन सा टेंस हो गया। अपन बात करते हैं यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या बात करते हैं अपन? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि टॉट। क्या हो गया? टॉट। अब देखो इसका इन्वर्जन करना है, यानी कि इसको वाक्य के सार्थक क्रम के अनुसार अपन को बदलना है। तो वही अपन होम सेंटेंस के प्रारंभ में आएगा। फिर अपन बात कर लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। अब देखो हेल्पिंग वर्ब का लोचा हो गया, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पर अपन डू या डज या डिड में से कौन सी यूज लेंगे, क्योंकि सेकंड वर्ब आई है तो सेकंड वर्ब यानी कि पास्ट लेंगे। तो पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, तो अपन यहाँ पर क्या लेंगे? अपन डिड ले लेंगे। फिर अपन जो सब्जेक्ट है उसके स्थान पर सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर मैन वर्ब के स्थान पर टीच लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो देखो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। फिर अपन इसके आगे बात करते हैं हुम का नेक्स्ट प्रयोग। अभी अपन ने देखा क्वेश्चन के रूप में, अब अपन बात कर लेते हैं हुम एज ए कंजक्शन। हुम का जो उपयोग है, हुम एज ए कंजंक्शन। देखो कोशिश करना, देखो मैंने कल भी बताया कि जब भी पिछली क्लास में बताया था कि जब भी कोई भी WH वर्ड क्या होगा कंजंक्शन के रूप में होता है तो कम से कम 2 सेंटेंस तो होने ही होनी चाहिए, मिनिमम 2 सेंटेंस तो होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर जैसे, यानी कि सबसे पहले तो अपन एक सेंटेंस होगा, फिर अपन बात करेंगे, यानी कि इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ेगा हुम आ गया। फिर इसके बाद में जो आएगा, अब देखो इसकी प्रकृति कैसी है? ऑब्जेक्टिव प्रकृति है। इसकी प्रकृति कैसी है? ऑब्जेक्टिव प्रकृति है। तो यानी कि इसके जस्ट बाद जो आएगा, इसके जस्ट बाद जो आएगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा सब्जेक्ट। क्या रहेगा? सब्जेक्ट। फिर इसके बाद में जो होगा फिर होगी मैन वर्ब। मैन वर्ब से पूर्व हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है। तो देखो समझने की कोशिश करना, हुम जब कंजंक्शन होता है तो उसके तुरंत बाद क्या होता है? सब्जेक्ट यूज होता है।
whom जब कंजंक्शन होता है तो उसके जस्ट बाद में क्या होता है, सब्जेक्ट यूज होता है, और उसके बाद में क्या होती है, मेन वर्ब यूज होती है। जैसे अपन बात कर लें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, व्योम शी टीशेज। देखो अभी ये सेंटेंस, एक सेंटेंस अलग है, यानी कि ये वाला सेंटेंस अलग है। अब इन दोनों को जोड़ने में अपन किसका उपयोग ले रहे हैं, कंजंक्शन व्योम का। किसका, कंजंक्शन whom का उपयोग ले रहे हैं, तो whom के जस्ट बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो आशा करता हूँ कि इस क्लास में आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आगे की क्लासों के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।